हेलो बच्चों। तो आज हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ करने जा रहे हैं और उसके बाद हम करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ को हम किस तरह से प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसमें हम एक टर्म देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, जो कि हमारा लॉज ऑफ मोशन में, फ्रिक्शन में और आगे वर्क एनर्जी एंड उसके बाद हम लोग करेंगे सेंटर ऑफ मास, रोटेशन। तो हर चैप्टर में काम आएगा। ये मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सबको अच्छे से पता है, ये क्लास 9th में पढ़ा हुआ था, उससे भी पहले पढ़ा होगा। ठीक है, तो अच्छा ये व्हाट इज दिस एक्शन? एक्शन इज वन ऑफ द फोर्स, रिएक्शन इज अनदर फोर्स। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो पहली चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम किसी फोर्स के बारे में बात करेंगे तो हमेशा ये उस फोर्स को तुम्हें क्लैरिफाई करना है कि बाई हुम, किसने लगाया वो फोर्स, ऑन हुम। ठीक है, ऑन विच बॉडी, यानी किस पर लगा। तो बाई हुम एंड ऑन हुम, ये बात तुम्हें हर फोर्स के लिए, जब भी तुम किसी क्वेश्चन में कोई फोर्स सोचोगे कि ये फोर्स लग रहा है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि किसने किस पर लगाया। ठीक, तो पहले हमने यहाँ पे देखा, जैसे ये मैंने लिखा है फोर्स बाई ए ऑन बी। सपोज देयर आर टू बॉडीज जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में है और एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इवन नॉन कांटेक्ट में भी फोर्स लगा सकती हैं, जैसे ग्रेविटेशन होता है, विदाउट कांटेक्ट एक्ट करता है। ठीक है, तो कांटेक्ट हो या नॉन कांटेक्ट, बाई ए ऑन बी लगा फोर्स, तो इसका अपोजिट कौन लगाएगा? बाई बी ऑन ए, यानी कि ये ऑर्डर रिवर्स हो गया। ठीक, और यहाँ पे माइनस साइन क्या कह रहा है? डायरेक्शन हो गई रिवर्स। जो F बाई ए ऑन बी का डायरेक्शन है, उसका अपोजिट डायरेक्शन है F बाई बी ऑन ए का, बट मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो ये सेम होंगे। ठीक, तो दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब देखो, ये देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, बट इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। हो सकता है कि उससे तुम्हारी कुछ अंडरस्टैंडिंग और बढ़े। ठीक है, मैं उसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चन करूँगा, उनके आंसर तुम सोचना, और उनको सोचने से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ और ज़्यादा इंक्रीज होगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ। नंबर 1, सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इज फिजिकली इम्पॉसिबल। तुम एक फोर्स, पूरे यूनिवर्स में कोई भी फोर्स ढूंढो, उस फोर्स का एक क्या होगा? रिएक्शन होगा। अकेला वो फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो पेयर वाइज एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दैट इज फोर्सेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ ये बात तुम लोगों को समझ में आई? बहुत इजी लग रही है। चलो देखते हैं, एक मैं कुछ एप्लीकेशन देता हूँ। अगर सपोज दिस इज अ वॉल, ठीक है, इस वॉल पर मैंने फोर्स लगाया अपने हाथ से। ठीक, कितना लगाया? 10 न्यूटन लगाया। इस वॉल ने हमारे ऊपर रिएक्शन लगाया, 10 न्यूटन मुझे फील हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक तो बहुत अच्छा समझ में आ गया, एक्शन एंड रिएक्शन। अच्छा, अब हम बात करते हैं, सपोज एक टेबल रखी हुई है। ठीक है, उस टेबल पर मैंने फोर्स अप्लाई किया, कितना? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन टेबल पे लगा। टेबल हो सकता है कि बहुत हल्की सी हो, 10 न्यूटन से फिसल जाए, प्लास्टिक की टेबल है, आगे स्लिप हो गई। ठीक है, ये भी हो सकता है कि टेबल बहुत हैवी हो, वॉल की तरह से हम उसको हिला ही ना पाएँ। ठीक है, बट दोनों केस में उसने क्या कर दिया? 10 न्यूटन तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा दिया। चलो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा सबको। इसको इमेजिन कर पा रहे हो तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब देखो एक चीज़ देखो, ये मैंने पिक्चर दिखाई है, ये किसकी पिक्चर है? ये तुमने देखा है, एक सीड होता है जो कि हवा में उड़ जाता है, इतना हल्का सा होता है, और इसमें ये कॉटन जैसे ये इसके साथ इसके फेदर्स होते हैं। ठीक है, देखा होगा तुम लोगों ने हवा में उड़ता हुआ। सपोज ये मेरे इसको मैंने इस सीड को मैंने अपनी टेबल पे रखा। सपोज दिस इज़ माय टेबल, और उस पर मैंने ये जो सीड है बहुत ही नाजुक सा, हल्का सा, ठीक है, इसके ऊपर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। क्या ये तुम्हारे ऊपर 10 न्यूटन का रिएक्शन फोर्स लगाएगा? सोचो जरा, क्या ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तुमको लगाएगा? तुमने इसके ऊपर 10 न्यूटन लगाया है, अब वो क्या करेगा? इमेजिन कर पा रहे हो क्या कि वो 10 न्यूटन तुम्हारे ऊपर लगाए? 10 न्यूटन फोर्स कितना होता है? अगर मैं 1 kg का वेट अपने हाथ पे रखूँ, तो जो मेरे हाथ पर जो फोर्स लग रहा है, एज्यूमिंग स्मॉल g इज इक्वल्स टू 10, तो 10 न्यूटन वो फोर्स होता है। 1 kg का बाट रख लो, 1 लीटर की वाटर बॉटल का भी मास तुम 1 kg मान सकते हो। ठीक है, तो 10 न्यूटन का एक आइडिया हो गया। उतना फोर्स ये तुम्हारे ऊपर अप्लाई कर रहा होगा क्या?
ये तो फील नहीं आ रहा, तो फिर क्या न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ फेल हो गया? यहाँ पर हमने 10 न्यूटन लगाया बट उसने रिवर्स में 10 न्यूटन नहीं लगाया। चलो ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक तुम लोग सोचना कि यहाँ हो क्या रहा है, क्या न्यूटन थर्ड लॉ फेल हो गया? चलो ठीक है, तो दिस इज फूड फॉर थॉट फॉर यू। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पॉइंट, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेम बॉडी पर एक्शन एंड रिएक्शन लग रहे होते तो फिर तो ये इक्वल एंड अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल कर देते, ठीक है। तो वो कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं एक्शन एंड रिएक्शन, क्योंकि वो अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन साथ में मैंने एक बात और लिखी है, सो एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट कैंसिल आउट ईच अदर अनलेस, मैंने एक एक्सेप्शन दिया है, अनलेस द पेयर इज पार्ट ऑफ इंटरनल फोर्सेज। सपोज एक बॉक्स में बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है, वो बुक्स एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। एक बुक दूसरे बुक पे फोर्स लगा रही है, उसके रिएक्शन में दूसरी बुक पहले बुक पे फोर्स लगा रही है। अब अगर मैंने उस पूरे बॉक्स को अपना एक सिस्टम एज्यूम किया है, ठीक, तो उसके अंदर जो बुक्स एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं, दे आर इंटरनल फोर्सेज, ठीक है। और तुम इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एटम्स मॉलिक्यूल लेवल पे चले जाओ तो वहां पर तो हर एटम हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो वो भी इंटरनल एक्शन रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। तो जब हम पूरी बॉडी को एज ए होल देखेंगे तो उस बॉडी के इंटरनल फोर्सेस को हम देखेंगे कि वो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, क्योंकि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है, ठीक है। तो इंटरनल फोर्स अगर है वो पेयर, जो कि हम जो सिस्टम हमने लिया है बड़ा, और वो जो बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं, वो दोनों बॉडीज हमारे सिस्टम का पार्ट हैं, देन द एक्शन एंड रिएक्शन पेयर गेट्स कैंसिल्ड आउट, और इस एक्शन रिएक्शन पेयर का कोई नेट इफेक्ट हमारे उस पूरे सिस्टम पर नहीं दिखेगा, बिकॉज दे आर गेटिंग कैंसिल्ड आउट, ठीक है। बट अगर हम स्टडी कर रहे हैं एक बॉडी ए है उसको सेपरेटली, और स्टडी कर रहे हैं बॉडी बी को, ठीक है, बॉडी ए एंड बी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में, लेकिन हमारे सिस्टम में हम एक बार सिस्टम ए ले रहे हैं, एक बार सिस्टम बी ले रहे हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहे हैं वो अलग अलग सिस्टम्स पे लग रहे हैं, ठीक। तो ये जो एक्शन एंड रिएक्शन होगा ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। देखो सोचने में ऐसा लगता है कि एक्शन पहले जो फोर्स हमने लगाया वो है, और उसके रिस्पॉन्स में एक रिएक्शन आया, ठीक है, तो पहले एक्शन आया फिर रिएक्शन आया, ऐसा हमें फील होता है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट तुम इनमें से किसी भी फोर्स को एक्शन बोल सकते हो और दूसरा उसका रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं कि कोई एक फोर्स कॉज है और उसकी वजह से दूसरा रिएक्शन जो है वो उसका इफेक्ट है, ठीक है। दोनों फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक साथ आते हैं, ठीक है। दैट इज यू कैन कॉल एनी वन ऑफ द टू फोर्सेज एज एक्शन, किसी का भी नाम एक्शन रख दो, दूसरे का नाम रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें कोई इस तरह का डिफरेंस नहीं सोचना है, ठीक, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल नेचर के हैं। नेक्स्ट है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन एग्जिस्ट ओनली सो लॉन्ग एज द एक्शन इज प्रेजेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुमने जब फोर्स लगाया तो उसके कुछ 0.1 सेकेंड के बाद रिएक्शन क्रिएट हुआ, दोनों एग्जैक्टली एक साथ, और जैसे ही तुमने रिमूव किया एक फोर्स, ठीक है, उसको मैं एक्शन नहीं बोल रहा हूं, तुमने जो फोर्स अप्लाई किया वो जैसे ही रिमूव किया, उसी मोमेंट जो दूसरा फोर्स है वो भी रिमूव हो गया। अब इनमें किसी को भी एक्शन बोलो, किसी को भी रिएक्शन बोलो। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे तुमको समझ में आया कि नहीं आया। एक मैंने टेबल रखी, टेबल के ऊपर एक बुक रखी है, अब मैं बुक का डायग्राम बना रहा हूँ, बुक पे फोर्सेस दिखा रहा हूँ, ठीक है, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ये F1 कौन सा है, जब भी मैं कोई फोर्स बोलूंगा तो मुझे ये पता होना चाहिए कि किसने किस पर लगाया, ठीक है। F1 किसने लगाया, बुक पर लग रहा है, लेकिन लगाया किसने ऊपर की तरफ, तो बुक पर कौन लगाएगा, टेबल है, बुक के कांटेक्ट में कौन है, टेबल है, टेबल अपवर्ड फोर्स लगाएगी, ठीक है। अच्छा, बुक पर डाउनवर्ड फोर्स कौन लगा रहा है, तो बुक का वेट है, ग्रेविटी लगा रही है, ठीक। टेबल पर मैंने फोर्स दिखाया है F3, ये कौन लगा रहा है, तो इसके कांटेक्ट में कौन है, बुक है, बुक से टेबल पर लगा। अच्छा, मैं टेबल की पूरी स्टडी नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं टेबल पर फिर टेबल का वेट भी दिखाऊंगा, टेबल पर ग्राउंड ने जो फोर्स लगाया वो भी दिखाऊंगा। अभी हम टेबल की स्टडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम अभी बुक की स्टडी कर रहे हैं। तो ये बताओ F1 F2 F3, इसमें अगर मैं कहूँ कि F1 एंड F2 ये पेयर है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है,
अगर मैं बोलूँ कि F2 एंड F3 एक्शन रिएक्शन पेयर है, या कोई बोले कि F1 एंड F3 एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, A, B या C? सोचो जरा। तो अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा हो तो क्या करना है, तुमको ये लिखना है कि बाय हुम एंड ऑन हुम, किसके ऊपर लग रहा है, ये चीज़ देखना है। ठीक, तो ये F1 जरा बताना। F1 के लिए हम अगर लिखें कि किसने लगाया, तो उसके लिए बताओ F1 किसने लगाया, F1 को लगाया है टेबल ने। ठीक, तो मैं F1 के लिए लिख देता हूँ F1 इज बाई एंड ऑन, ये चीज़ लिख देते हैं, बाई टेबल ऑन बुक। ठीक है। F2 लिखते हैं बाई हुम, F2 है बाई अर्थ, अर्थ नहीं तो लगाया। ठीक, तो बाई अर्थ है, ऑन बुक है। क्या ये F1 F2 पेयर हो सकते हैं इक्वल, ये एक्शन रिएक्शन पेयर? नो। अगर ये एक्शन रिएक्शन पेयर होते तो ये दोनों एक्सचेंज हो जाती सिचुएशन, टेबल और बुक, यहाँ पर बुक हो जाती है, यहाँ टेबल हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों F1 एंड F2 नहीं है। ठीक, अब हम आते हैं F3 पर। F3 किसने लगाया, बाई, F3 लगाया बाई बुक, ऑन हुम टेबल। ये किसका रिवर्स है, किसका ये रिवर्स है, बुक टेबल, यहाँ पे टेबल बुक, इसका रिवर्स है। यानी F1 एंड F3 आर पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। अच्छा, अब ये बताओ कि F1 F3 तो रिएक्शन पेयर हो गए, अब ये जो F2 है उसका एक्शन रिएक्शन पेयर कौन है? तो उसके लिए तुम क्या करोगे, एक ऐसा F देखते हैं जो कि बाई, यहाँ पर ऑन होम लग रहा है, यहाँ पर था बाई अर्थ ऑन बुक, तो अब हम बाई कर दें बुक ऑन अर्थ। ठीक, तो बाई बुक ऑन अर्थ, ऐसा जो फोर्स होगा ये बुक लगा रही है किस पर, अर्थ पर। ये रिएक्शन पेयर है किसका, F2 का। ठीक है, तो ये F2 का रिएक्शन पेयर हो गया बाई बुक ऑन दी अर्थ। ठीक, इस तरह से तुम्हें हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर सोचना है। अच्छा, क्या F1 और F2 एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट हैं? सोचो जरा। F1 एंड F2 हमने भी डिसाइड किया कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, लेकिन अगर वो इक्वल एंड अपोजिट हो जाए तो कोई बात नहीं है, हो सकते हैं। कोई एक्शन रिएक्शन पेयर होना जरूरी थोड़ी है इक्वल एंड अपोजिट होने के लिए। अगर वो एक्शन रिएक्शन पेयर है दे आर नेसेसरी टू बी इक्वल एंड अपोजिट। बट कोई दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं तो वो थोड़ी ना हमेशा ऐसा होगा कि एक्शन एंड रिएक्शन पेयर ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो जरा, बुक है, बुक का एक्सेलरेशन है क्या, कुछ कहीं वो मूव कर रही है एक्सेलरेटेड मोशन में? नो, एक्सेलरेशन 0 है। तो इस पर जो फोर्स लग रहे होंगे उनका सम 0 होगा। अब उस पर एक तो फोर्स लग रहा है F1 और दूसरा फोर्स लग रहा है F2। बुक पर और कोई तो नहीं लग रहा ना, एक F1 और एक F2। तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, MA होता है, और A की वैल्यू 0 डाल दी तो F1 प्लस F2 0 हो गया, और F1 प्लस F2 0 हो गया तो तुम लिख सकते हो F1 इज इक्वल टू माइनस F2, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का पेयर हो गया F1 एंड F2। ठीक है, तो F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट इफ बुक इज नॉट एक्सेलरेटिंग। ठीक, देन the F1 and F2 are equal and opposite pair of forces but they are not action reaction pair। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम, न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ये हम लोग आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में इसका प्रूव करेंगे और ये स्कूल एग्जाम में डेरिवेशन आता है। ठीक, न्यूटन्स थर्ड लॉ का यूज करके हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को प्रूव करेंगे एंड वाइस वर्सा भी प्रूव करेंगे। ठीक, आगे बढ़ो। प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, रिकॉइल ऑफ गन, रॉकेट, रोइंग ऑफ बोट, रनिंग। तो ये एग्जांपल क्या मुझे देने चाहिए थे? मैंने देखो, ये अगर मैं पहला पॉइंट पर तुम्हें वापस लेके जाऊँ, सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इज फिजिकली इम्पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ से तो ये पता लग रहा है ना कि अगर मैंने कहीं भी फोर्स लगाया या कहीं मैं पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी किसी फोर्स को ऑब्जर्व करूँ तो वहाँ एक्शन रिएक्शन पेयर है, न्यूटन्स थर्ड लॉ है, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है न्यूटन्स थर्ड लॉ की। ठीक है, तो ऐसे लिमिटेड वे में मैं अगर 4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ या अगर मैं और थोड़े से ढूंढ करके दे दूँ तो उससे तो ऐसा लगेगा कि तो बड़ा लिमिटेड एप्लीकेशन है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये केवल यही 4 एग्जाम्पल है। मैं ये कहूँगा कि जहाँ पर भी फोर्स प्रेजेंट है वहाँ न्यूटन्स थर्ड लॉ लग रहा है। ठीक, अच्छा, रिकॉइल ऑफ गन क्लास 9 में पढ़ा था, जब हम फायर करते हैं तो क्या होता है,
गन ने फोर्स लगाया बुलेट पे, जिससे कि बुलेट वेरी हाई वेलोसिटी से निकली। ठीक है, तो जब बुलेट पे फोर्स लगा तो बुलेट ने उसका एक रिवर्स अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया ऑन द गन। अगर तुम गन फायर करो तो उसको होल्ड करते समय तुमको इंस्ट्रक्शन मिलता है, जो भी तुमको ट्रेनिंग देगा कि इसको किस तरह से होल्ड करना है। ठीक है, अगर तुमको ट्रेनिंग प्रॉपरली नहीं मिली हुई है देन यू विल गेट हर्ट। ठीक, नेक्स्ट रॉकेट में देखा है, रॉकेट में जो कंबशन गैसेस होती हैं वो बैक साइड में विद वेरी हाई वेलोसिटी निकलती हैं। तो वहाँ पर जो रॉकेट के अंदर की जो रॉकेट की बॉडी है, रॉकेट में चैम्बर होता है, ठीक है, कंबशन चैम्बर, वहाँ से वो जब गैसेस बाहर निकली विद वेरी वेरी हाई वेलोसिटी, यानी कि उस चैम्बर की बॉडी ने फोर्स लगाया है उस गैस पर, तो उसके रिएक्शन में उस गैस ने क्या किया होगा, उस चैम्बर पर विच इज पार्ट ऑफ द रॉकेट, उस पर फोर्स लगाया एंड हेंस रॉकेट गेट्स एक्सेलरेटेड। नेक्स्ट है रोइंग ऑफ द बोट। तो बोट के रोइंग में हम क्या करते हैं, बोट को चलाने में पैडल करते हैं उसको, ठीक है, थ्रू द रडर। तो पतवार से जब उसको पीछे, वाटर को हम पीछे धकेलते हैं तो क्या होता है, वो वाटर पर फोर्स लगाता है बैकवर्ड एंड रिएक्शन में वाटर ने फोर्स लगाया फॉरवर्ड। ठीक है, तो उससे नाव आगे बढ़ी। सिमिलरली रनिंग, हम जब ज़मीन पे दौड़ते हैं तो क्या होता है, हमारे पैर ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करते हैं और उसके रिएक्शन में ग्राउंड हमारे बॉडी को फॉरवर्ड पुश करता है, देन वी गेट एक्सेलरेटेड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम। नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने फिनिश किया, अब हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। इसको जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि एक सिचुएशन गिवन होती है, ठीक है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वी राइट ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उस पर कितने फोर्सेज लग रहे हैं वो सारे हम आइडेंटिफाई करते हैं, उस पर दिखाते हैं। फिर क्या करना होता है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना होता है यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक, एक्सेलरेशन के बाद हम क्या करते हैं, या तो हमें कुछ अदर फोर्सेज फाइंड करने होते हैं। हम अभी एग्जांपल करेंगे, जैसे कोई सपोज मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, उन पर हमने एक फोर्स लगाया, उन्होंने एक दूसरे को पुश करते हुए वो पूरा सिस्टम आगे बढ़ गया। ठीक है, तो अब तुमसे मान लो उसमें पूछा जाए कि जो वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स थे, उन ऑब्जेक्ट्स में एक दूसरे पर क्या फोर्स लग रहा है, एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे हैं, या एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं कई सारे ब्लॉक्स और हम एक स्ट्रिंग को, उस स्ट्रिंग को हम आगे पुल कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्ट्रिंग्स जो इंटर कनेक्शंस हैं वहाँ स्ट्रिंग में टेंशन पूछ सकते हैं। तो यूजिंग दैट एक्सेलरेशन वी कैन फाइंड अदर फोर्सेज, यूजिंग दैट एक्सेलरेशन वी कैन प्रेडिक्ट द मोशन इन फ्यूचर। फ्यूचर में आगे चल के क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर टाइम टी, वेलोसिटी में एक्स वाई जेड कंपोनेंट क्या होंगे, पोजीशन क्या होगा एक्स वाई जेड कंपोनेंट, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के। तो इस तरह से हम आगे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर एंड नॉट ओनली टुडेज लेक्चर बट आगे के भी चैप्टर्स में ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। क्या है, एल्गोरिथम टू फॉलो व्हाइल अप्लाइंग न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक है, कैसे हम एल्गोरिथम मीन्स हम एक स्टेप वाइज स्टेप प्रोसीजर बता रहे हैं, तुम उसको इसी तरह से ये जो मैं बता रहा हूँ इसको सीरियसली लेना। ठीक है, क्वेश्चन चाहे बहुत इजी हो लेकिन तुमको इसी तरह से और प्रॉपरली सोचना है, क्योंकि अगर तुम इस तरह से नहीं सोचोगे तो कहीं ना कहीं एरर होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप तुम्हें लगेगा कि ये तो बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन अगर तुम इसको नहीं सिंसियरली अप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तुम गलती कर दोगे। ठीक, सेलेक्ट अ सिस्टम, क्या करना है हमें, पहले हम जब न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, देखो F इक्वल टू एम होता है न्यूटन सेकंड लॉ, तो अब सिस्टम का मतलब है कि हम यहाँ पे कौन सा मास रखने जा रहे हैं और वो जो सिस्टम होगा उसी का ही एक्सेलरेशन लेंगे, और F क्या होगा, उसी सिस्टम पर नेट फोर्स होगा। ठीक है, जितने भी फोर्सेस उस पर अप्लाई हो रहे हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, उनका सम होगा, वेक्टर सम। ठीक, तो ये F, M और A तीनों ही हमारा किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, तो हमें सबसे पहला काम करना है, सिस्टम को चूज करना है। ठीक, अब सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एक सिंपल सी एक सिंगल बॉडी हो सकती है या एक कॉम्प्लेक्स मल्टीपल बॉडीज का सिस्टम हो सकता है। ठीक, तो आगे देखो मैंने क्या लिखा है, इट कैन बी आइदर अ सिंगल बॉडी और अ कलेक्शन ऑफ बॉडीज हैविंग नो रिलेटिव मोशन। तो हमें अगर हम मान लो मल्टीपल बॉडीज ले रहे हैं तो उनमें क्या कंडीशन होना चाहिए कि उनका रिलेटिव, एक दूसरे के रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए।
ठीक है। जैसे अब एक एग्जांपल देखो, ये ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी के ऊपर ब्लॉक ए है। सपोज यहाँ पे सफिशिएंट फ्रिक्शन है तो ए और बी दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है, जहाँ जा रहे हैं दोनों साथ साथ जा रहे हैं। उससे ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइट है, टाइट स्ट्रिंग से सी है कनेक्टेड, उसके आगे ये स्ट्रिंग है थ्रू अ पुली, ये डी के से कनेक्टेड है, डी के आगे ये पुली से होते हुए ई से कनेक्टेड है, ई पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। ई जब ये फोर्स की वजह से आगे जाएगा तो ये पूरी स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, और ई अगर 1 सेंटीमीटर आगे गया तो डी 1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड आएगा, सी 1 सेंटीमीटर आगे जाएगा, बी 1 सेंटीमीटर आगे जाएगा, एंड सिमिलरली ए भी 1 सेंटीमीटर आगे जाएगा, ठीक। अगर ई की वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है तो डी की भी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी, सी की भी, और ए और बी की भी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। जब इनकी वेलोसिटी सेम होंगी तो इनके एक्सेलरेशन भी सेम होंगे, ठीक है, ई डी सी बी ए। लेकिन मैंने यहाँ अभी जो बोला इसमें गलती कर दी। क्या गलती कर दी? मैंने सब कहा सबके वेलोसिटी सेम होंगे, सबके एक्सेलरेशन सेम होंगे। एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी तो डायरेक्शनल चीज़ होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि डी की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वही होगा जो ई का होगा, क्योंकि डी का तो डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ई का हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पर D में मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं है। तो अब ये यहाँ मान लो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं और इसमें बोला जाए कि तुम सिस्टम चूज करो, तो तुम्हारे पास क्या क्या चॉइस अवेलेबल होंगी। तो देखो A, B, C, E, ये 4 चीजें तो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो तुम इनमें से तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी चॉइस है कि तुम इनको अलग अलग सिस्टम चूज करो, ए बी सी अलग अलग, डी को तो अलग करना ही है, ठीक है, डी तो इनमें हम कंबाइन कर ही नहीं सकते। तो एक हो गया कि हमने 5 सिस्टम्स चूज करे, ए अलग, बी अलग, सी अलग, ई एंड डी अलग अलग। दूसरा हो सकता है कि हम ए बी सी में से दो को कुछ पेयर बना लें, ए बी का पेयर बना लें, सी ई का बना लें, या सारे के सारे चारों को ले लो, तुम्हारी चॉइस है, तुम 2 को 3 को किसी को भी साथ में ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं सिस्टम, ठीक। सिस्टम को चूज करने का क्या सिग्निफिकेंस है? जब हमने एक बार सिस्टम चूज कर लिया तो उसके बाद फिर हम उस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्सेस देखेंगे, ठीक है, उस सिस्टम का मास देखेंगे, उस सिस्टम का एक्सेलरेशन देखेंगे और उसको F=ma में लिखेंगे, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप पर आ जाओ, आइडेंटिफाई द फोर्सेस। जब हमने सिस्टम चूज कर लिया अभी इसके बाद ही हम ये काम कर पाएंगे, ठीक है। बिना सिस्टम चूज करे तो मैं जल्दीबाजी में फोर्स अगर लिखने लग गए तो जरूर गड़बड़ होगा, ठीक है। अब आइडेंटिफाई क्या करना है? फोर्सेस। तो पहले इसमें देखो इस तरह से सोचना, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इसमें भी फर्दर मैंने कैटेगराइज किया है, ठीक है। ये कैटेगराइज नहीं कहना चाहिए, कॉन्टैक्ट फोर्सेस के आगे जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं फोर्सेस, ठीक है, इनको तुम कैटेगरी मत बोलो, इनको बोलो कि दे आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, क्योंकि इसके अलावा भी और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में या हमारे जो प्रैक्टिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें तुम जो फ्रीक्वेंटली देखोगे फोर्सेस, वो मैंने यहाँ पर नोट करे हैं। तो कॉन्टैक्ट एक कैटेगरी हो गई, एक नॉन कॉन्टैक्ट, उसके आगे ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं। चलो कॉन्टैक्ट फोर्स देखते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में जब भी कोई 2 सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था टेबल का, ठीक है, तो उस टेबल के एग्जांपल में हमने ये बनाई थी टेबल, तो इस टेबल के एग्जांपल में बुक एंड टेबल के बीच में एक दूसरे पर फोर्स लग रहा था, ठीक है। तो वो जो फोर्स लगा उसको हम कहेंगे कि ये रिएक्शन फोर्स है, ठीक है, दोनों एक दूसरे पर लग रहे हैं तो एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक। तो ये बुक है और ये टेबल है, तो ये इसमें बुक पर फोर्स लगाया टेबल ने, बुक ने टेबल पर लगाया फोर्स, ये लग गया। अच्छा, अब इसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा? तो मैंने यहाँ पर कुछ एक स्पेशल केस एज्यूम करके ये बनाया था, अदरवाइज मैं अगर जनरल बनाऊँ तो मुझे क्या करना होगा, जो बुक है बुक पर मैं कोई एक डायरेक्शन टिल्टेड यानी कि एक जनरल थीटा लेकर के बनाऊंगा। तो ये हो गया फोर्स ऑन द बुक बाय द टेबल, और फिर उस फोर्स का रिएक्शन एग्जैक्टली अपोजिट टेबल पर लगेगा, ठीक है। दोनों के बस डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैंने उनके लिए सिंबल एफ सेम यूज कर लिया है, मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन हमारा एरो से आ रहा है, ठीक। और यहाँ पर भी ये वर्टिकल से एंगल थीटा ही होगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, पेयर ऑफ एक्शन रिएक्शन। जब भी कोई भी 2 बॉडीज अगर कांटेक्ट में है, कोई भी 2 बॉडीज, तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं, ठीक है। अच्छा, अभी तुम लोग सोच रहे हो कि ये मैंने एंगल क्यों बना दिया, तो अभी समझ में आएगा, थोड़ा सा रुको। अब ये जो फोर्स है इसको मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक कंपोनेंट ले रहा हूँ जो मेरा जो कॉमन सरफेस है, कॉमन सरफेस किधर है,
ये कॉमन सरफेस जहाँ पे वो एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। हो सकता है कि ये बॉल होती, जो बुक के बजाय मैंने एक बॉल रखी होती, तो बॉल के केस में जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है वहाँ पर हम कॉमन टेंजेंट बनाते हैं। बुक और टेबल में तो कॉमन सरफेस बहुत इजीली दिख गई, लेकिन कोई भी कर्व्ड सरफेस होगा तो हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो उस कॉमन टेंजेंट के अलोंग एक कंपोनेंट आएगा फोर्स का, और एक क्या आएगा, एक उसके परपेंडिकुलर आएगा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर। इसको हम बोलेंगे नॉर्मल, और ये जो टेंजेंशियल इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल बोल को फोर्स को बोलेंगे फ्रिक्शन। ठीक है, अच्छा ये जो हमारा रिएक्शन है उसको हम F के बजाय बेटर होगा कि R से शो कर दें, R फॉर रिएक्शन। तो R हो गया जनरल टर्म, जो भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको R फॉर रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, और उस रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा नॉर्मल, एक होगा फ्रिक्शन। सिमिलरली जो टेबल पर फोर्स लग रहा है उसके भी कंपोनेंट बना देते हैं। हॉरिजॉन्टल यानी कि अलोंग द टेंजेंट क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, एंड उसके परपेंडिकुलर को क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक, अच्छा अब अगर सपोज दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, कब नहीं होगा, जब फ्रिक्शन या तो वो परफेक्टली स्मूथ बॉडीज हो, फ्रिक्शन है ही नहीं, स्मूथ है। ठीक है, स्मूथ बॉडीज हैं तो जो आर रिएक्शन है उसका केवल नॉर्मल ही कंपोनेंट होगा, फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। तो फिर उस केस में क्या होता है, उस केस में केवल नॉर्मल ही फोर्स लग रहा है, रिएक्शन किधर हो गई, नॉर्मल डायरेक्शन में हो गई रिएक्शन, अगर फ्रिक्शन जीरो है। फ्रिक्शन कब जीरो होता है, एक तो स्मूथ सरफेस हो गई, उसमें तो हमेशा ही जीरो रहेगा, बट और भी कंडीशन में हो सकता है। जैसे मान लो टेबल तुम्हारी स्टेशनरी रखी है, उसके ऊपर बुक रखी है, यहाँ पे कोई स्लिपिंग की टेंडेंसी नहीं है। ये हम लोग फ्रिक्शन जब चैप्टर करेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब फ्रिक्शन की जब स्लिपिंग की टेंडेंसी नहीं हो तो फ्रिक्शन जीरो होता है, इवन दो सरफेसेस आर रफ, लेकिन फ्रिक्शन की टेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तुम्हारी टेबल पर बुक रखी हुई है उस, और वो टेबल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, तो उसमें स्लिपिंग की कोई टेंडेंसी नहीं है। इवन दो अगर टेबल और बुक के बीच की सरफेस कंप्लीटली स्मूथ होती फिर भी कोई स्लिपिंग नहीं होती। ठीक है, अगर तुम्हें जानना हो कि टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है कि नहीं तो क्या करना है, एज्यूम करो कि इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, तब क्या होगा, तो अगर वहां पे फ्रिक्शन जीरो हो और बॉडी स्लिप होने लग जाए, इमेजिन करो इसको, तो अगर स्लिपिंग वहां पर होने लग जाए यानी कि वहां पे टेंडेंसी है, और टेंडेंसी है तो रफ सरफेस होने के कंडीशन में फ्रिक्शन अप्लाई होगा। ठीक है, और अगर फ्रिक्शन लेस है तब तो हमेशा ही फ्रिक्शन जीरो रहेगा, चाहे वो टेंडेंसी हो या ना हो। वहाँ पे टेंडेंसी अगर है तो फिर तो एक्चुअल में स्लिपिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि कोई रोकने वाला फ्रिक्शन है नहीं। ठीक है, तो फ्रिक्शन अगर जीरो है, अगर सरफेस स्मूथ है, या फ्रिक्शन दूसरी वजह से जीरो है, तो वहां पर रिएक्शन जो होगा वो कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, और उस केस में हम उसका नाम क्या रख देंगे, उसका नाम रख देंगे एन। ठीक है, यानी कि आर और एन फिर वहां पर इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, तो बेटर होगा कि एन ही लिखो। ठीक है, आर हम तब यूज करते हैं जब हमारा फ्रिक्शन भी हो और नॉर्मल रिएक्शन भी हो, तो उनके वेक्टर एडिशन को हम आर बोल देते हैं। ठीक है, उनका वेक्टर एडिशन जो रिजल्टेंट फोर्स होगा दैट इज रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन के बारे में कहानी समझ में आई। रिएक्शन के दो कंपोनेंट, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। ठीक है, नॉर्मल कब लगेगा, नॉर्मल तो लगेगा ही, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है तो उनको नॉर्मल लगना ही है। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की है, कई बार क्वेश्चन में आता है कि कंडीशन बताओ जब दो ऑब्जेक्ट जस्ट दे आर अबाउट टू लूज देयर कांटेक्ट। ठीक है, तो कांटेक्ट लूज करने का हम मैथमेटिकली या फिजिक्स में एक क्या टर्म लें, क्या कंडीशन रखें कि दे आर अबाउट टू लूज द कांटेक्ट। तो नॉर्मल रिएक्शन से ही हम कंडीशन रखते हैं कि जिस मोमेंट पे नॉर्मल रिएक्शन रिड्यूस होकर के जीरो हो गई, उस मोमेंट पे हम बोलते हैं क्या हो गया, कांटेक्ट लूज हो गया। यानी कि कांटेक्ट लूज होने का डेफिनेशन या उसके लिए क्राइटेरिया कहाँ से आता है, नॉर्मल की वैल्यू जीरो होने से आता है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन एन। ठीक, तो जब तक एन की वैल्यू नॉन जीरो है तब तक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही वो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया वैसे ही कांटेक्ट लूज हो गया, इवन दो फिजिकली वो टच में हो, लेकिन हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग बोलेंगे कि दे हैव लॉस्ट द कांटेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टेंशन फोर्स एंड कंप्रेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इसको डिटेल में अभी हम आगे चल के देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट में क्या क्या आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, नेक्स्ट स्यूडो फोर्स। ठीक है, स्यूडो फोर्स क्या होता है इसका भी हम पूरा डिटेल में अभी आज के लेक्चर में ही करने वाले हैं, बस एक लाइन में देख लो। ओनली व्हेन रेफरेंस फ्रेम इज नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल याद है हमने पिछले लेक्चर में किया था, व्हेन फ्रेम इज एक्सेलरेटेड। ठीक है, जब रेफरेंस फ्रेम ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है तब हम स्यूडो फोर्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम। हमने अभी क्या कर लिया, पहला स्टेप क्या था, सिस्टम चूज कर लिया। दूसरा स्टेप क्या हुआ, हमने फोर्सेज आइडेंटिफाई कर लिए। ठीक है, अब देखो हमें FBD बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम, यानी कि एक डायग्राम बनाना है। उस डायग्राम में क्या शो करना है, शो ओनली, बस यही शो करना है और कुछ शो नहीं करना है। पहला, ऑब्जेक्ट और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स विच यू डिफाइंड एज योर सिस्टम इन द स्टेप 1। फर्स्ट स्टेप में जब हमने सिस्टम चूज किया था तो जिसको चूज किया था वही दिखाना है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखाना। टेबल और बुक थी, मैंने बुक को अगर सिस्टम चूज किया है तो मैं केवल बुक दिखाऊंगा, टेबल वहाँ नहीं बनाऊंगा। जब मैं टेबल को सिस्टम लूंगा तो मैं बुक नहीं बनाऊंगा, अर्थ नहीं बनाऊंगा, केवल टेबल बनाऊंगा। ठीक है, तो और अगर मैंने टेबल और बुक दोनों को मिला के लिया है तो फिर दोनों बनेंगे। ठीक, और फिर उसमें और कोई अर्थ या कोई और चीज उसके टच में है तो वो नहीं बनेगी। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ठीक है, तुमको केवल एक्सटर्नल फोर्सेज दिखाने हैं, केवल वो एक्सटर्नल फोर्सेज दिखाने हैं विच आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ठीक, क्या नहीं दिखाना, आप देखो, डोंट शो नंबर 1 ऑब्जेक्ट्स अदर देन द सिस्टम। ठीक, अगर सपोज मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि अगर बुक को तुमने लिया है सिस्टम तो तुम टेबल नहीं दिखाओगे। ठीक, नेक्स्ट, इंटरनल फोर्सेज बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स विच आर पार्ट ऑफ योर सिस्टम। अगर मैंने टेबल एंड बुक मिलाकर के सिस्टम लिया है तो टेबल एंड बुक एक दूसरे पे जो रिएक्शन लगा रहे थे, जो हमने नॉर्मल रिएक्शन दिखाया अभी, वो हमें क्या करना है, वो उसमें शो नहीं करना है। ठीक, लेकिन अगर ओनली तुमने बुक लिया है तो फिर तुमको एक दूसरे पे जो वो फोर्स लगा रहे हैं उनमें वो वाला फोर्स लोगे जो बुक पर लग रहा है। ठीक है, जब मैं बुक को सिस्टम ले रहा हूं तो फोर्स ऑन द बुक लेना है, ना कि फोर्स बाय द बुक ऑन द टेबल। ठीक, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, मैंने इसका एग्जांपल पहले ही बोल दिया एक्चुअली, एनी फोर्स अप्लाइड बाय योर सिस्टम टू एनी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, ये नहीं शो करना है। ठीक है, तो अगर मैं मान लो ये मेरी टेबल है और ये मेरा बुक है और बुक पर मैं जो फोर्स दिखा रहा हूं बाय द टेबल वो दिखा दिया मैंने, तो अब ये बुक ने टेबल पे क्या फोर्स लगाया वो मेरा टेबल के फ्री बॉडी डायग्राम में आएगा, बुक के फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हमें कौन से फोर्स नहीं दिखाने हैं, हमें ये जो सेकंड पॉइंट है ना, हमें जो दिखाना है उसके अलावा इसके अलावा जो भी फोर्स हो वो नहीं दिखाना है। ठीक है, तो वो फोर्स क्या हो सकता है जो नहीं दिखाना है, कि हमने सिस्टम जिसको चूज किया, बुक को सिस्टम चूज किया तो बुक ने किसी पर फोर्स लगाया उसको बिल्कुल नहीं दिखाना है। ठीक है, फिर टेबल ने बुक पे जो लगाया वो दिखाना है बिकॉज दैट इज एक्टिंग ऑन द बुक। ग्रेविटी ने बुक पे लगाया वो भी दिखाना है बिकॉज दैट इज एक्टिंग ऑन द बुक। ठीक है, तो वेट हो गया। ठीक, और चौथा पॉइंट क्या लिखा हुआ है देखो, एनी फोर्स विच इज नॉट बीइंग अप्लाइड डायरेक्टली टू योर सिस्टम। ठीक, कोई ये चीज़ बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ये अभी शुरू में क्या है तुम लोग गलती करोगे इस चीज़ की, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो तुम्हारे पास ये सपोज ग्राउंड पर 3 बॉक्सेस रखे हैं A, B एंड C। ठीक, मैं A का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक, अब बताओ A पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, A पर B तो फोर्स लगा ही रहा है। ठीक है, फोर्स बाई B। क्या C भी फोर्स लगाएगा A पर, फोर्स बाई C लगेगा कि नहीं लगेगा, सोचो। तुम्हें से कई लोगों को लग रहा होगा कि C तो A पर फोर्स लगाएगा, लेकिन मेरा भी फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट कहता है एनी फोर्स विच इज नॉट बीइंग अप्लाइड डायरेक्टली टू योर सिस्टम। ठीक, तो यानी कि C वाला जो फोर्स है दैट इज रॉन्ग बिकॉज C डायरेक्टली A पर नहीं लगा रहा है। अच्छा, लेकिन अभी भी तुम कन्विंस हो गए, मुझे नहीं लगता कन्विंस हुए। क्यों, क्योंकि तुम सोचोगे C तो रखा तो अल्टीमेटली A पर ही है। C का अगर C रखा हुआ है तो अगर मान लो तुमने अपने सर पे एक बक्सा रखा हुआ है या अटैची रखी हुई है और उस अटैची के ऊपर एक बैग रखा हुआ है तो अल्टीमेटली उस बैग का लोड तो तुम ही ले रहे हो सर पे। तो तुम्हारे सर अगर ये दिस इज योर हेड, दिस इज योर हेड, दिस इज योर सूटकेस एंड दिस इज योर बैग, तो ऐसा कह सकता है कि तुम्हारे हेड के ऊपर उस बैग का फोर्स ना आए।
तो देखो मेरा इसमें एक्सप्लेनेशन जो कि तुम्हें कन्विंस करेगा वो ये है कि हम जो फोर्स बाय दी सूटकेस ऑन बॉडी ए वो दिखाएंगे, उसमें वो इंक्लूडेड होगा, क्योंकि जब मैं बी का डायग्राम बना रहा हूँ तो बी के डायग्राम में जो ऊपर से बैक का फोर्स लग रहा है उसके अकॉर्डिंग ही ये फोर्स लगेगा जो फोर्स बाई ए ऑन बी होगा। ठीक, ये है फोर्स बाई सी ऑन बी। ठीक है, तो जो फोर्स बाई सी ऑन बी है वो इसके फ्री बॉडी डायग्राम, किसके, बी के फ्री बॉडी डायग्राम में आ रहा है। तो जब हम फोर्स बाई ए ऑन बी निकालें अगर इसके फ्री बॉडी डायग्राम से, तो उसका रिएक्शन फोर्स, उसका रिएक्शन ये है F बाई बी ऑन ए। तो ये उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन वो ऐसा हमें अलग से FC नहीं दिखाना है ए पर। ठीक है, समझ में आ गया कि हम जब ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो सी का फोर्स नहीं दिखाना है, सी का फोर्स इस F बाई बी ऑन ए में इंक्लूड हो गया है। नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट स्टेप, चूज एक्सिस। ठीक है, रेफरेंस फ्रेम तुमको पता है ना, रेफरेंस फ्रेम हमने जब स्ट्रेट लाइन मोशन किया था तब भी डिस्कस किया था, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है कि जब भी हम किसी बॉडी के मोशन को स्टडी करते हैं तो उसके पोजीशन के लिए हम एक्स वाई एक्सिस चूज़ करेंगे, ऑरिजिन चूज़ करेंगे। ठीक है, जब हमें एक्स वाई जेड पता लग जाएगा तो फिर हम चेंज इन पोजीशन की बात कर सकते हैं, उससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जब वेलोसिटी आ जाएगी तो फिर चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो यानी कि ये सारी चीज़ें जब तक हम रेफरेंस फ्रेम डिफाइन नहीं करेंगे तब तक डिफाइन नहीं हो सकती हैं। ठीक, तो अब हमारा नेक्स्ट है चूज दी रेफरेंस फ्रेम एंड चूज दी एक्सिस। ठीक है, एक्चुअली रेफरेंस फ्रेम में एक्सिस भी उसका ही पार्ट होती है, बट यहाँ पे मैं दो चीज़ों में उसको डिवाइड करके बता रहा हूँ। पहला रेफरेंस फ्रेम, जैसे सपोज कहीं भी ऐसा हो सकता है कि हमें एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम चूज करना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो बोलूँ कि एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट का अपवर्ड एक्सेलरेशन ए नॉट है। ठीक है, दिस इज लिफ्ट। ठीक, इस लिफ्ट में एक स्ट्रिंग के थ्रू एक ऑब्जेक्ट इसमें हैंग कर रहा है। ठीक है, अब ये सपोज किसी मोमेंट पर ये स्ट्रिंग ब्रेक हो गई। अब बताओ कि इसका ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकंड में कितना फॉल करेगा। ठीक है, इस तरह का कुछ अगर पूछा जा रहा है तो अगर हमें लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में पूछा जा रहा है क्या कि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में वो कितना मीटर मूव करेगा। ठीक है, तो हम रेफरेंस फ्रेम किसको चूज करेंगे, क्या बेटर रहेगा, बेटर रहेगा हम लिफ्ट को ले। जब हमें लिफ्ट के रिस्पेक्ट में पूछी जा रही है चीज़ें तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछा जाए कि वो ऑब्जेक्ट कितना फॉल करेगा तो मैं ग्राउंड लूँगा अपना रेफरेंस फ्रेम। ठीक, और अगर मेंशन नहीं है, अगर कई बार ऐसा हो सकता है कि दोनों से ही काम हो जाए। ठीक है, तो जब भी हम कोई रेफरेंस फ्रेम चूज करेंगे तो बस कन्वीनियंस उसका बेसिस होगा, अदरवाइज कोई ऐसा फिजिकली फिजिक्स के अकॉर्डिंग कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम इस रेफरेंस फ्रेम को ही चूज करना है। ठीक है, तुम किसी भी रेफरेंस फ्रेम को चूज कर सकते हो। मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में तुम्हें दो रेफरेंस फ्रेम चूज करके सेपरेटली करके दिखाऊंगा कि इनमें देखो कि सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, अच्छा आंसर रेफरेंस फ्रेम में जैसे मान लो कोई मैंने एक्सेलरेशन निकाला, तो अगर दो रेफरेंस फ्रेम अलग अलग एक्सेलरेशन के हैं तो दोनों के रेफरेंस फ्रेम में वो आंसर अलग अलग आएगा, क्योंकि उनके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन वेलोसिटी सब अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर अलग आएगा बट वो आंसर एक दूसरे से रिलेटेबल होगा। ठीक है, यानी कि एक रेफरेंस फ्रेम में तुमने एक्सेलरेशन निकाला, उससे दूसरे रेफरेंस फ्रेम में जब कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारा आंसर सेकंड मेथड से मैच करेगा। ठीक है, तो रेफरेंस फ्रेम का चॉइस कैसे हम करेंगे, एक बार रिपीट कर देते हैं कि क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। जिस ऑब्जेक्ट के रिलेटिव, जैसे अगर लिफ्ट में या किसी, तो यू आर इन अ एरोप्लेन, इफ यू आर इन अ हेलीकॉप्टर, इस तरह की सिचुएशन है और उसके रेफरेंस में हमें डिस्टेंसेस मेजर करने हैं, तो फिर हम उसको रेफरेंस फ्रेम लेंगे। और दूसरा होता है चॉइस ऑफ एक्सिस, यानी हमें एक्स एक्सिस किधर लेनी है, वाई किधर लेनी है, जेड किधर लेनी है। तो इसके लिए मैं तुम्हें कुछ क्राइटेरिया दूंगा जो कि केवल एक प्रैक्टिकल तुम्हारे सिचुएशन को इजी करना। हमारा एम है कि हम क्वेश्चन को एग्जाम में इन द मिनिमम टाइम उसको सॉल्व करें।
ठीक है। तो उसके लिए हम चॉइस ऑफ एक्सिस कैसे रखेंगे? सबसे पहला होगा कि तुम क्वेश्चन में पढ़ो क्या उन्होंने किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तुमसे पूछा है, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तुम्हें निकालना है तो उस डायरेक्शन में तुम्हारा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस को उस डायरेक्शन में ज़रूर रखो, ठीक है। उससे क्या होगा कि तुम्हारा जो फाइनल आंसर आएगा वो तुम्हारा डायरेक्ट सॉल्व करके आएगा। अगर तुमने उस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन निकालना है उस डायरेक्शन में नहीं ली है एक्सिस, फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है और मैं पूछूं कि बताओ ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा अलोंग द इंक्लाइन, और तुमने एक्सिस अपनी चूज कर ली है, यूजुअली जैसे हम एक्स एक्सिस ऐसे लेते हैं, वाई एक्सिस ऐसे लेते हैं, तो उस केस में एक्स और वाई कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन तुम अलग अलग निकालोगे और फिर उनको वेक्टोरली कंबाइन करोगे, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में तुम देखो कि क्या पूछा गया है। अगर जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पूछा है उस डायरेक्शन में एक्स ले लो तो उसके परपेंडिकुलर वाई हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मान लो क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे यही सिचुएशन इंक्लाइन प्लेन पर ऑब्जेक्ट है, वो इट इज एक्सेलरेटिंग, तो अगर वो एक्सेलरेशन कर रहा है तो हम ऐसा करेंगे एक्स एक्सिस ऐसे ले लें कि उसके एक्सिस के अलोंग ही उसका पूरा एक्सेलरेशन हो जाए, ठीक है। तो मैं भी ये ए एक्स और ए वाई मैंने तो ये हटा दे रहा हूँ कि इसको ये दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल। अब अगर मान लो मोशन हो रहा है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन तो मैंने इसको एक्स ले लिया और इसके परपेंडिकुलर वाई ले लिया, ये बेटर होगा, ठीक है। लेकिन जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये करेंगे अभी सर्कुलर मोशन, जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ने की बात करेंगे वहाँ पर होता है बैंकिंग ऑफ द रोड। तो अगर सपोज एक रोड इस तरह से टिल्टेड है, टिल्टेड कब होती है? जब जहाँ पर रोड में टर्न आता है, ठीक है। एक्सप्रेसवे वगैरह पर जहाँ पर टर्निंग होती है वहाँ पर रोड थोड़ा सा एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे बनाई जाती है, दिस इज़ द रोड, ठीक है। उस रोड पर दिस इज़ द कार का हम बैक साइड से देख रहे हैं, यहाँ पर व्हील है, ठीक है। कार की बैक साइड, ये बैक हम देख रहे हैं, कार किधर जा रही है? अंदर इनटू द प्लेन, तुम यहाँ पे अगर देखो तो अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये आगे हमारा इधर सेंटर है जिसके अराउंड ये हमारा टर्न हो रही है रोड, ठीक। तो अब यहाँ पर हम जब सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ इंक्लाइन प्लेन है, अभी हमने इंक्लाइन प्लेन पे कहा था कि अलोंग दी इंक्लाइन और उसके परपेंडिकुलर ले लो, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर बिकॉज इसका सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगेगा जो इसको एक्सेलरेशन देगा सर्कुलर मोशन के लिए वो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, तो हम एक्स इधर ले लेते हैं, वाई इधर ले लेते हैं, तो इंक्लाइन प्लेन के केस में सिचुएशन चेंज हो गई, ठीक है। तो इस तरह से सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि हम एक्सिस किधर लेंगे। अगर मान लो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हो ही नहीं, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, इक्विलिब्रियम में है, तो उस केस में किधर लेना है? तो एक तो ये हो गया कि तुम्हें जो क्वेश्चन में पूछी जा रही हो चीज़ उसको ट्राई करो कि उसको प्योर एक्स या वाई डायरेक्शन में रखो, तो उससे हमारा काम थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अगर मान लो ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, अगर तुम्हारे वहाँ पर जो फोर्सेज हैं वो कुछ इस तरह से दिखाए गए हैं, सपोज F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, ठीक है। अब ये F1, F2, F3 में मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे चूज करी कि F1 और F3 प्योरली, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है F1 एंड F3, तो इनको हम प्योर एक्स एंड वाई डायरेक्शन में रख पाए, इस तरह से मैंने एक्सिस का सिलेक्शन किया। तो मैंने इसको सब बोल दिया एक्स एक्सिस, और तुम चाहो तो F3 की डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई रख सकते हो, अदरवाइज ऊपर की डायरेक्शन में रख सकते हो, दिस इज योर चॉइस, ठीक है। तो कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेस प्योर एक्स या प्योर वाई में आ जाएं, जिससे कि उनके कंपोनेंट रिजॉल्व करके हमें ज़्यादा टर्म्स को डील ना करना पड़े, ठीक है। तो एक ये क्राइटेरिया हो गया। अब ये तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम खुद ही समझ जाओगे कि कहाँ पर कैसे चूज करना है। नेक्स्ट आते हैं, नाउ अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ। ये हमारा लास्ट स्टेप है कि कैसे न्यूटन सेकेंड लॉ को एक्चुअली अप्लाई करना है। अब तुमने देखो क्या क्या कर लिया है, तुमने सेलेक्ट किया, सिस्टम सेलेक्ट किया, तो F इक्वल टू एम ए में तुम F पता करना है, तो हमने नेक्स्ट स्टेप लिखा कि तुमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम में तुमने फोर्सेज आइडेंटिफाई करके दिखा दिए, ठीक है। फिर तुमने एक्सिस चूज करके रिजॉल्व कर लिया, ठीक है, यहाँ तक कर चुके हो। अब F इक्वल टू एम ए लिखना है ना, तो अब तुम एक्स वाई जेड एक्सिस, यूजुअली हम 2 डायमेंशन हमारे क्वेश्चंस में रहते हैं, बट 3 डायमेंशन भी हो सकता है, ठीक है। यूजुअली जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 2 डायमेंशन तो एक्स और वाई से काम चल जाता है, तो हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में जितने फोर्सेज लग रहे हैं उनको ऐड करेंगे। उसमें ध्यान रखना कि कोई पॉजिटिव एक्स में लग रहा है, कोई निगेटिव एक्स में लग रहा है, तो
पॉजिटिव निगेटिव साइन का ध्यान रखना है। तो समेशन नेट जितना भी एक्स डायरेक्शन का फोर्सेज है उनको ऐड किया, इक्वल टू एम मास टाइम्स एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, मास किसका, जो सिस्टम चूज किया है उसका, समेशन एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई। यहाँ पर भी वही चीज ध्यान रखना है, और अगर जरूरत पड़े तो जेड डायरेक्शन वाला भी इक्वेशन लिखा जाएगा। हियर मास इज द मास ऑफ सिस्टम, ए एक्स ए वाई जेड आर एक्स वाई जेड कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक, अब हम आते हैं जो हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस वहाँ पर अभी पढ़े थे। ठीक है, अभी देखो मैं फिर से दिखाता हूँ, ये हमने पढ़े थे। तो ये रिएक्शन बाय टू सरफेसेस, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, अच्छा हमने ये जो रिएक्शन वाला तो हमने डिटेल देख ही लिया है कि रिएक्शन के दो कंपोनेंट होते हैं, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल। टेंजेंशियल को क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल को फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, नॉर्मल को नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं तुमसे कुछ सिचुएशन दे करके तुमसे बोलूँ कि बताओ इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, और तुमको अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया है, तुमको अब सारा चीज़ करना आ गया है, तो इस पर अप्लाई करो। सपोज दिस इज द टेबल। ठीक है, इस टेबल पर एक बॉडी रखी है ए, उसका मास कितना है, एम ए है। उसके ऊपर एक बॉडी रखी है बी, उसका मास कितना है, एम बी है। ठीक है, उसके ऊपर है सी, उसका मास है एम सी। अब तुमको क्या फाइंड करना है, तुमको फाइंड करना है व्हाट इज द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन ऑल द ऑब्जेक्ट्स, यानी ए का, ए टेबल पे कितना फोर्स लगा रहा है, टेबल ए पर कितना लगा रही है, ए और बी में आपस में क्या फोर्स एक्शन एंड रिएक्शन है, बी और सी में क्या है, सब कुछ ऐसे स्टेशनरी रखा हुआ है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, पहले काम करते हैं सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, सी के फ्री बॉडी डायग्राम में अब तुम्हारा देखो, तुमने सबसे पहले क्या किया है, तुमने सिस्टम चूज किया, सी को तुमने सिस्टम चूज किया है। ठीक, सी को सिस्टम चूज किया, तो फिर अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द फोर्सेस। तो सी पर फोर्सेस करना है। अब देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें कैटेगराइज करवाया था कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए क्या करना है, कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए तुमने कभी परिक्रमा करी है, कभी मंदिर की परिक्रमा करी हो, ठीक है, या किसी भी चीज़ की परिक्रमा समझते हो, तुम उसके चारों तरफ घूम जाओ। तुम क्या करो, अपनी उंगली लेकर के इसके चारों तरफ ऐसे घुमा दो। ठीक, तो ये बताओ कि तुमको इसके साथ चारों तरफ उंगली घुमाने में यहाँ पर कहाँ पर तुम्हारी उंगली किसी ऑब्जेक्ट से टकराई, इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो ऊपर तो ऐसे फ्रीली घूम गई, बट नीचे आके बी पे टकरा गई, यानी कि सी के कांटेक्ट में बी था। कांटेक्ट फोर्स के लिए तुम्हें क्या करना है, जहां पर कोई ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नजर आ जाए वहां पर फोर्स लगा दो। ठीक, अच्छा अब नॉर्मल रिएक्शन सी पे लगाना है बी का, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लो सी और बी के बीच में जीरो फ्रिक्शन की सरफेस हो, तब भी सी कहीं पे जा नहीं रहा, क्योंकि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो कहीं पे ये स्लिप करने की टेंडेंसी नहीं है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स तो नहीं है, तो केवल नॉर्मल रिएक्शन है। अब सी पर नॉर्मल रिएक्शन लगाना है, तो डायरेक्शन किधर है, नॉर्मल टू सी है। नॉर्मल टू सी में तो दो डायरेक्शन हो सकती हैं, एक डाउनवर्ड हो सकती है, एक अपवर्ड हो सकती है, कौन सा लेना है। तो ये सोचो कि बी जो है, बी सी को अपनी तरफ पुल करेगा कि उस अपने से दूर भगाएगा। अगर सोचो कि तुम भीड़ में खड़े हो, भीड़ में तुम्हारे ऊपर कोई कहीं पे धक्का लगा हो, कोई तुम्हारे पास में जो पर्सन खड़ा था तुम्हारे ऊपर चढ़ गया, ठीक है, तुमको उसने धक्का दे दिया। ठीक, तो अब तुम्हारी बॉडी उसको क्या करेगी, अपनी तरफ पुल करेगी कि उसको अपने से दूर पुश करेगी, तो ऑब्वियसली पुश करेगी। उसी तरह से दो बॉडीज एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे से अवे पुश करते हैं। ठीक, तो नॉर्मल रिएक्शन अगर मैं सी पर देखूं बी का, तो सी से बी की तरफ तो बिल्कुल नहीं होगा। बी सी पर जब फोर्स लगाएगा तो अपने से अवे लगाएगा। हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट लगा रहा है, जैसे बी लगा रहा है सी पर, तो बी अपने से दूर लगा रहा है, यानी सी पर किधर लगा रहा है, अपवर्ड लगा रहा है। तो दिस इज द एक्शन रिएक्शन पेयर बिटवीन बी सी। मैं बी सी लिख दे रहा हूं, इसका मतलब है कि ये मैग्नीट्यूड है जो कि बी और सी के बीच का एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक, तो सी पर मैंने कांटेक्ट फोर्स देख लिया, कांटेक्ट में कोई और नहीं था, केवल एक यही बी बॉडी थी, बी बॉडी ने लगा दिया। अब कांटेक्ट में कोई और नहीं है, नॉन कांटेक्ट में आ जाओ। नॉन कांटेक्ट में कैटेगरी क्या थी, नॉन कांटेक्ट में था ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड सीडो। सीडो अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी उसको नहीं यहाँ पे लाएंगे, और यहाँ पे हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ग्राउंड है। ठीक है, तो नॉन कांटेक्ट में कौन सा फोर्स यहाँ लग रहा है, तो ग्रेविटी लगभग हर जगह लगती है, तो ग्रेविटी को तो लेना ही है। ठीक है, जब तक कि क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन नहीं है कि दिस इज ग्रेविटी फ्री रीजन, तब तक तुम्हें ग्रेविटी तो लेनी है। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, इसका वेट ले लिया, कितना ले लिया, एम सी इंटू जी। ठीक, अब हम आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी पर। ठीक है, बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो।
बी पर क्या लग रहा है, बी पर ऊपर सी रखा हुआ है, ठीक है, और बी पर सी पर हमने बी का एक्शन रिएक्शन फोर्स तो यहाँ पे बना रखा है, कौन सा, एफ बी सी। तो इस फोर्स का रिएक्शन कौन होगा, इस फोर्स का रिएक्शन एफ बी सी इस पर लग जाएगा, ठीक, सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैंने नाम इसीलिए दोनों के सेम रखे हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन मैंने एरो से दिखा दिया है। तो बी पर सी का एक्शन रिएक्शन पेयर अप्लाई हो गया। अब बी के जरा कांटेक्ट में देखो, जरा परिक्रमा करो, बी की परिक्रमा करी, कहाँ कहाँ तुम्हारी उंगली किसी से टकराई, एक तो सी पे टकराई, एक ए पे टकराई, दो ऑब्जेक्ट हैं, तो सी ने तो लगा दिया, सी ने अपने से दूर पुश किया है बी को। अब ए भी कहेगा दूर जाओ, तो ए किधर लगाएगा बी पर, ए जब नीचे है तो ए ऊपर की तरफ लगाएगा, ठीक, तो ए ने ऊपर की तरफ लगा दिया फोर्स, इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए बी, यानी बिटवीन ए एंड बी, ठीक। बी के कांटेक्ट में कोई और तो नहीं है, ठीक। अच्छा, नॉन कांटेक्ट कैटेगरी पर आ जाओ। नॉन कांटेक्ट में कौन है, नॉन कांटेक्ट में अर्थ है, तो अर्थ ने क्या किया होगा, तो एम बी इंटू जी ये वेट लगाया होगा, ठीक है, ये भी हमारा वेट था, ठीक, ये तो होगी बी की बात। अब हम आते हैं सी ए पर, ए ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से चीजें उसके कांटेक्ट में है, पहली कैटेगरी कांटेक्ट फोर्स, तो ए पर ऊपर तो बी है और नीचे टेबल है, ठीक है, तो बी किधर लगाएगा, बी अपने से दूर ए पे लगाएगा यानी डाउनवर्ड लगाएगा। कितना फोर्स लग गया, ये लग गया, अभी हमने इसको दिखाया था ग्रीन कलर से एफ ए बी को, तो एफ ए बी को मैं ग्रीन से ही दिखा रहा हूँ, ठीक है, ए और बी के बीच में एफ ए बी डाउनवर्ड, ठीक, ये इस वाले फोर्स का रिएक्शन फोर्स है। अच्छा, ए के कांटेक्ट में बी था, बी से रिएक्शन मिल गया, टेबल है, टेबल से लगा देते हैं, टेबल किधर लगाएगी, टेबल अपने से दूर भगाएगी, तो टेबल किधर लगाएगी, टेबल अपने से दूर ऊपर की तरफ लगा रही है, ये किसका फोर्स है, बिटवीन ए एंड टेबल है, ठीक। अच्छा, कांटेक्ट में दो ही चीजें थी, टेबल एंड ब्लॉक बी। अब नॉन कांटेक्ट पर आ जाओ, नॉन कांटेक्ट में क्या है, उसका अपना वेट है, तो उसका वेट लगा देते हैं, कितना वेट है सी का, ए का, तो एम ए इंटू जी। अब देखो यहाँ एक बात नोटिस करो, मैंने ए पर जो फोर्स है उनमें सी का वेट नहीं लगाया है, इवन मैंने ए पर बी का भी वेट नहीं लगाया है, ये वेट नहीं है, दिस इज द एक्शन रिएक्शन पेयर। मैंने ए पर बी का वेट भी नहीं रखा है, क्योंकि बी का वेट का मतलब है कि फोर्स बाय द अर्थ ऑन बी, तो फोर्स बाय द अर्थ ऑन बी तो बस बी के फ्री बॉडी डायग्राम में आएगा, ए में नहीं आएगा, ठीक है, ए के फ्री बॉडी डायग्राम में ना तो बी का वेट आएगा ना सी का वेट आएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा हो कि नहीं बी और सी के वेट तो ए पर लगने चाहिए, ठीक है, अगर मेरे सर पे ये बी और सी रखा है तो दोनों का वेट तो एक्ट करेगा, यस करेगा, लेकिन वो इस एफ ए बी में आ जाएगा। अभी देखो हम इक्वेशन लिखेंगे तो मैं सब दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इक्वेशन सॉल्व, यहाँ पे इक्वेशन बना रहा हूँ, मेरे फ्री बॉडी डायग्राम वाला स्टेप हो गया है। फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने सारे बना दिए हैं डायग्राम, सारे फोर्सेस दिखा दिए हैं, जिन फोर्सेस को नहीं दिखाना था उनको नहीं दिखाया, जिनको दिखाना चाहिए था उनको दिखाया है, ठीक है। अब न्यूटन सेकंड लॉ एफ इक्वल टू एम ए लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, तीनों बॉडीज स्टेशनरी हैं, तीनों का एक्सेलरेशन क्या है, ए सी भी जीरो है, ए बी भी जीरो है और ए भी जीरो है, ठीक है, तीनों का एक्सेलरेशन जीरो है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ न्यूटन सेकंड लॉ समेशन एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है, मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में मैं अपनी वाई एक्सिस रख देता हूँ और मैं केवल यहाँ एक्स एक्सिस पे तो कोई फोर्सेस है नहीं, कोई मोशन भी नहीं है, तो उसकी जरूरत नहीं, तो यहाँ पे अपवर्ड मैंने वाई को पॉजिटिव लिया है, डाउनवर्ड को निगेटिव लिया है। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं अपवर्ड फोर्स कितना, एफ बी सी पॉजिटिव रहेगा, अपवर्ड है, डाउनवर्ड कितना, एम सी जी निगेटिव एम सी जी, इक्वल टू एक्सेलरेशन सी का कितना है, जीरो है, यानी कि एफ बी सी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, एम सी इंटू जी आ गई, ठीक, एफ बी सी की ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अब जरा दूसरे वाले पर आ जाओ, अब हम आ जाते हैं इक्वेशन फॉर बी, तो उसमें जरा देखो कौन से फोर्स अपवर्ड लग रहे हैं, तो अपवर्ड मुझे एफ ए बी दिखा, और कोई लगा नहीं दिखा। डाउनवर्ड कौन लग रहे हैं, डाउनवर्ड बी सी लग रहा था एंड डाउनवर्ड एम बी इंटू जी लग रहा है, ठीक। क्या इनका नेट फोर्स एम ए में ए जीरो रखना है, यस, सभी का एक्सेलरेशन जीरो है, तो एम इंटू ए बी में ए बी जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया। यहां से तुम्हें क्या पता लगा, यहां से पता लगा कि एफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ बी सी प्लस एम बी इंटू जी। अच्छा, व्हाट इज एफ बी सी, अभी ऊपर निकाला है, देखो एफ बी सी निकाला है, तो एम सी इंटू जी प्लस एम बी इंटू जी, ठीक। तो ये क्या था, ये W वेट ऑफ C है, ये क्या है, वेट ऑफ B है, तो फोर्स बिटवीन A एंड B क्या आ गया, दोनों का वेट के सम के इक्वल आ गया,
एफ ए बी हमारा एम सी इंटू जी प्लस एम बी इंटू जी आ गया। ठीक, तो जो मैं कह रहा था कि बी पर ए सी का फोर्स जो लग रहा है, वेट लग रहा है, वो एक्चुअली आ जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से करना है। नेक्स्ट ए पर देखो, ए की मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये क्या इसमें फोर्सेस लग रहे हैं। तो अपवर्ड कितना है, एफ ए टी है। ठीक है, अपवर्ड। अच्छा, डाउनवर्ड कितना है, माइनस एफ ए बी माइनस एम ए इंटू जी इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना है, 0। ठीक, अच्छा इसके बाद क्या करोगे, निगेटिव वाले राइट साइड ले जाओ। अगर मैं इसमें ऐसा करता, देखो अगर मैं ऐसा करता कि मैं एफ अपवर्ड जितने लग रहे हैं इक्वल टू एफ डाउनवर्ड जितने लग रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट लिख दूं एफ अपवर्ड इक्वल टू एफ डाउनवर्ड, तो मेरा एक स्टेप में आंसर आ जाता। तो मैं एक काम करता हूं, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। तो एफ ए टी इज अपवर्ड और डाउनवर्ड वाले जितने हैं वो एम ए जी प्लस एफ ए बी। एफ ए बी की सीधे वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। तो एफ ए बी कितना है, एम बी जी प्लस एम सी जी, इतना हुआ। तो ये देखो कि क्या आ गया, जो टेबल पर ए फोर्स लगा रहा था, या हमने जो फोर्स ऑन ए बाय द टेबल दिखाया, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, वेट ऑफ सी, तीनों के सम के इक्वल आ रहा है। एक्सपेक्टेड था। अगर हम तुमसे ये सारा बिना करे भी अगर पूछते तो तुम यही आंसर करते। ठीक है, कि टेबल पर कितना फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, तो तुम्हें ये तो कोई 9th क्लास का बच्चा भी बता देगा, और कोई सपोज कोई अनपढ़ पर्सन है जिसने कि फिजिक्स नहीं भी पढ़ी है, ये तो वो भी कह देगा कि ये तो तीनों का वेट जो है मिलकर के टेबल पे लगेगा। तो हमने इतने लंबे तरीके से क्यों किया, हमने इतनी एनालिसिस क्यों करी, वो इसलिए करी कि हमारी सिचुएशन, ये तो बहुत सिंपल मैंने एग्जाम्पल लिया है। अगर मान लो यही टेबल एक लिफ्ट में रखी है और लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, अपवर्ड कर रही है या डाउनवर्ड कर रही है, तो वहां पर तुम्हारा ये सिंपल एनालिसिस जो एक स्टेप वाला है कि तुमने टेबल पर फोर्स जो होगा वो वेट्स का सम होगा, ये चीज़ फिर फॉल्स हो जाएगी। तब तुमको ये जो हमने डिस्कस किया है इसी से ही करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, फर्दर उसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी आ जाए। ठीक है, तो उस तरह की सिचुएशन में तुमको प्रॉपर स्टेप वाइज प्रोसीजर पता होना चाहिए। और जब तुम बहुत सारे क्वेश्चंस अभी करोगे प्रैक्टिस जिसमें कि स्टेप वाइज प्रोसीजर अप्लाई करोगे, तो वहाँ पर तुमको समझ में आ जाएगा, और जब तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे तब तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट हम लोग जेई जब एग्ज़ाम की स्टेज में पहुँचेंगे तब ये तुम डायरेक्ट भी कर लोगे और कॉन्फिडेंटली करोगे, देन मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा शॉर्टकट से करने में। ठीक है, लेकिन जब तक अभी हम लोग प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप कर रहे हैं तब तक इसको प्रॉपरली डिटेल में करना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जरा देखो कि हम फोर्स बनाने हैं, कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ये हमारा एक स्फेरिकल बॉब है, स्फेरिकल बॉल कह लो। ठीक है, दिस इज ए स्फेरिकल बॉल, उसको हमने थ्रेड के थ्रू दीवार से ऐसे नेल से बांधा हुआ है और यहाँ दीवार पर ये टच कर रहा है। इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है कि इस पर कितने फोर्सेज लग रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया कि हमारा सिस्टम क्या है, दिस बॉल, मैंने बॉल बना दी। इस पर कौन कौन से कॉन्टेक्ट फोर्सेज हैं, तो एक तो यहाँ कॉन्टेक्ट है, एक यहाँ कॉन्टेक्ट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सोचो कि ये देयर इज नो स्लिपिंग टेंडेंसी, हो सकता है कि फ्रिक्शन हो लेकिन स्लिपिंग की टेंडेंसी नहीं है, रुका हुआ है आराम से स्मूथली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फोर्स होगा वो केवल नॉर्मल होगा। लेकिन अगर मान लो ये स्लिपिंग की टेंडेंसी है, ऐसा भी हो सकता है बट यूजुअली नहीं होता है, तो अगर स्लिपिंग की टेंडेंसी है तो हम यहाँ पर फिर ये फ्रिक्शन दिखेंगे। फ्रिक्शन अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, फिर वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं ऐसी टेंडेंसी नहीं है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक, चलो अब ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो गया बाय द वॉल। फिर ये थ्रेड है, थ्रेड क्या करेगा, थ्रेड इधर टेंशन लगाएगा। हम अभी आएंगे टेंशन पे, टेंशन क्या होता है। ठीक है, तो ये टेंशन लगाएगा। ये अगर थ्रेड का वर्टिकल से एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी वर्टिकल से थीटा हो जाएगा। ठीक, कॉन्टेक्ट हमने देखा, कॉन्टेक्ट में हमें ये दो चीज़ें दिखी थी, हमने ये उंगली इसके साथ चारों तरफ घुमाई, परिक्रमा किया तो हमारे उंगली यहाँ अटकी और यहाँ अटकी, बाकी कहीं नहीं अटकी। ठीक है, तो ये तो दो कॉन्टेक्ट फोर्स हो गए। नॉन कॉन्टेक्ट में क्या होगा, नॉन कॉन्टेक्ट में पहली कैटेगरी है ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी तो लगना ही है, वेट इसका जो भी मास होगा इनटू जी। ठीक, फिर उसके बाद नॉन कॉन्टेक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फोर्स, नो, यहाँ पे कोई वैसा फील्ड नहीं दिया हुआ है। थर्ड सीडो फोर्स, वो भी नहीं, क्योंकि हमारा जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं है ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड तब तक जरूरत नहीं है। या फिर कोई हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है क्वेश्चन में हमें ऐसी सिचुएशन मिले कि हम लिफ्ट में खड़े हैं, ठीक है, हम किसी कार में खड़े हैं एक्सेलरेटेड कार में, तो वो सिचुएशन अलग होगी, वहाँ सीडो फोर्स लगाना पड़ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये हमारा क्या है, ये एक वॉल है, वॉल और ये है फ्लोर। ठीक है, वॉल एंड फ्लोर, और ये एक रॉड खड़ी हुई है।
खड़ी हुई अगर मैं कहूँ कि ये यहाँ पर स्लिपिंग नहीं हो रही है, सॉरी यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, स्लिपिंग हो रही है, उस समय बताओ कि कैसे फोर्स लग रहे होंगे। तो तुम क्या करोगे, मैंने अभी कहा स्लिपिंग स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस में क्या होता है, ओनली नॉर्मल रिएक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ओनली नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक है, और इसका अपना वेट लग रहा होगा, वेट लगा देते हैं mg। ठीक, तो मैंने रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। हालांकि ये गलती है कि जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो मुझे वॉल और ये सब नहीं दिखाना है, केवल रॉड दिखानी है। ठीक है, अच्छा ये लेक्चर हम अभी यहीं फिनिश करते हैं, लेकिन अभी ये कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि अभी हमारे टाइप ऑफ फोर्सेस फिनिश नहीं हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं, टेंशन, कंप्रेशन, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशन। ठीक है, फिर स्यूडो फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आई होप तुम लोग को समझ में आया हो। ठीक है, और तुम लोग को अगर अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक कर दो। ठीक है, और कमेंट में कुछ लिखना चाहो तो लिख देना।